बच्चे टॉपिक हमारा चल रहा है बेटा यहाँ पे, टॉपिक बच्चे हमारा चल रहा था यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का, और आज का टॉपिक जो रहने वाला रहेगा बेटा इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ अ इंडियन वर्कफोर्स, कि जो इनफॉर्मल वर्कर्स होते हैं, या आप दो टर्म्स पढ़ चुके हो अपनी लाइफ के अंदर जो आपने समझे होंगे, एक होता है बेटा फॉर्मलाइजेशन और एक होता है इनफॉर्मलाइजेशन, या हम उसे नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब फॉर्मल और इनफॉर्मल में फर्क एक बेसिक से एग्जांपल से देता हूँ आपको। आप सुबह स्कूल जाते हो तो आपकी एक प्रॉपर ड्रेस है, ठीक है, एक ड्रेस कोड है, उसको आप फॉलो करते हुए जाते हो, टाइमिंग्स वगैरह शेड्यूल करते हो, तो वो क्या है, एक तरीके से फॉर्मल वे हो गया आपका। इनफॉर्मल क्या हो गया, जैसे आप ट्यूशन आ रहे हो एक तरीके से, बस यहाँ पे टाइमिंग है लेकिन ड्रेस कोड वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से इनफॉर्मल वे। तो ऐसे ही जो फॉर्मल वर्कर होता है, ये कह सकते हैं एक सैलरीड वर्कर है जिसकी प्रॉपर सैलरी आएगी, पीएफ आएगा, सब कुछ आएगा, वो सब किस में आएंगे, फॉर्मल कैटेगरी में। और बेसिकली उसको बोला जाता है जिनको बेनिफिट्स दिए जाते हैं, चाहे वो प्रोविडेंट फंड का बेनिफिट हो, ग्रेचुटी का बेनिफिट हो, वो उनको मिलते हैं, वो फॉर्मल कहलाते हैं। इनफॉर्मल कौन से होते हैं बेटा, जो किसी भी कैटेगरी में नहीं आते, उन्हें स्पेशल बेनिफिट्स। अब कहते हैं इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ का मतलब क्या है, कहते हैं इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ अ इंडियन वर्कफोर्स रेफर्स टू अ सिचुएशन whereby the proportion of workforce in informal sector to the total workforce increases। देखो दो टर्म्स लगा लो आप, अगर आता है फॉर्मलाइजेशन का क्या मतलब है और इनफॉर्मलाइजेशन का क्या मतलब है। तो फॉर्मलाइजेशन का मतलब होगा जब टोटल वर्कफोर्स के अंदर फॉर्मल वर्कर्स की संख्या बढ़ जाएगी तो वो क्या कहलाएगा, फॉर्मलाइजेशन कहलाएगा। और जब टोटल वर्कफोर्स के अंदर इनफॉर्मल वर्कर्स की संख्या बढ़ जाएगी तो वो क्या कहलाएगा बच्चे हमारे यहाँ पे, इनफॉर्मलाइजेशन। कहता है एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर इन इंडिया, फॉर्मल ऑर्गेनाइज सेक्टर, इनफॉर्मल अनऑर्गेनाइज सेक्टर। समझ आ गया। फॉर्मल सेक्टर कौन सा होता है बेटा, जो पूरा का पूरा एक ऑर्गेनाइज सेक्टर कहलाता है, और इनफॉर्मल कौन सा होता है, हमारा सारा का सारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। अब आता है फॉर्मल और ऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं किसको है, कहते हैं ऑल द पब्लिक एंटरप्राइजेज एंड द प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट विच employ 10 और more hired workers are called a formal sector establishment। कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 10 या 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, वो क्या बन जाती है हमारी, एक तरीके से जो कैटेगरी रखी गई है वो क्या रखी गई है, फॉर्मलाइजेशन की कैटेगरी में आता है। इसका एक बेसिक सा एग्जांपल आप देखो, अगर आप छोटी मोटी किसी भी दुकान पे जाते हो, मान लो हलवाई की ही दुकान है जिसपे एक दो बंदे काम कर रहे हैं, कोई समोसा निकाल रहा है, तो वहां पे आपको कुछ भी फॉर्मलाइजेशन नहीं दिखेगा। मैं कहता हूँ सिर्फ आप हीरालाल पे ही चले जाओ, बहुत बड़ा सेक्टर तो नहीं है लेकिन एक दुकान है, लेकिन वहां पे क्या 10 से ऊपर लोग हैं, सबका एक ड्रेस कोड है, तो कहीं ना कहीं हमें दिखता है कि हाँ यहाँ पे क्या काम हो रहा है, एक तरीके से हो रहा है, बिलिंग भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो एक सिस्टमेटिक तरीके से काम होने लग जाता है। तो बेसिकली यही डिफरेंस होता है बेटा फॉर्मल के अंदर और इनफॉर्मल के अंदर, ठीक है। हाइलाइट्स क्या है, कहते हैं वर्कर्स हु वर्क इन अ सच एस्टेब्लिशमेंट आर नोन एज अ फॉर्मल सेक्टर वर्कर। जो भी लोग इस सेक्टर के अंदर काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चे, सारे के सारे फॉर्मल सेक्टर वर्कर। द ऑर्गेनाइज सेक्टर प्रोवाइड वर्क जस्ट 7% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स। लेकिन एक दिक्कत है कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर लोग काम करते हैं वो टोटल वर्कफोर्स का कितना प्रतिशत है, सिर्फ 7%, यानी बाकी के सारे कहाँ पे काम करते हैं, इनफॉर्मल में, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ अ फॉर्मल ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, देखो ध्यान से समझना। अब यहाँ पे वही चीज आ जाएगी जो मैं बेनिफिट्स आपको बता रहा था। पहला क्या है बेटा, गवर्नमेंट प्रोटेक्शन। अगर आप किसी फॉर्मल सेक्टर के अंदर काम कर रहे हो, जैसे हम बार बार डिस्कस करते हैं कि लोग गवर्नमेंट जॉब में क्यों जाना चाहते हैं, इसी रीजन से। क्या एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी मिल जाती है आपको कि ठीक है आप वहां पे एम्प्लॉय हो। कहते थे गवर्नमेंट प्रोटेक्ट देम इन अ वेरियस वेज थ्रू इट्स लेबर लॉस, दे कैन फॉर्म ट्रेड यूनियंस टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। वहां पे एक लेबर लॉ, कायदा कानून लगता है, आप क्या कर सकते हो, ट्रेड यूनियंस बना सकते हो और अपने लिए लड़ सकते हो। एडिशनल बेनिफिट्स क्या है, दे आर गारंटीड मिनिमम वेजेस, उनको क्या दी जाती है, एक मिनिमम वेजेस दी ही जाएंगी। रेगुलर इनकम, मेडिकल एंड इंश्योरेंस फैसिलिटीज, मैटरनिटी एंड रिलेटेड बेनिफिट, ये सारे के सारे फैसिलिटीज इनको। चाहे बेटा देखो ये गवर्नमेंट सेक्टर की बात नहीं है, अगर आप आज एमएनसी में भी वर्क करते हो, एक अच्छी एमएनसी है, वहां पे भी ये सारे बेनिफिट्स कंपनी आपको देके चलेगी। इवन गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आपका मान लो मेडिक्लेम 10 लाख रुपए का है, तो जो आपका वो वाला होगा, आपका एमएनसी से बड़े बड़े सेक्टर्स जो बड़ी अच्छी रेपुटेटेड कंपनी हो, 50-50 लाख तक के क्या देंगी आपको, एक तरीके से मेडिक्लेम फैसिलिटीज देती हैं। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स आल्सो मिलते हैं आपको। फॉर्मल वर्कर्स एंजॉय सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स एंड अर्न मोर देन दोज इन द इनफॉर्मल सेक्टर। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे पीएफ, ग्रेच्युटी वगैरह आपको इसमें मिलता है, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर वो नहीं मिलता, ठीक है। फिर इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, कहता है इनफॉर्मल सेक्टर इंक्लूड ऑल दोस प्राइवेट एंटरप्राइजेस व्हिच हायर लेस देन द 10 वर्कर्स। कोई भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर जो 10 वर्कर्स से कम पे काम चला रहा है, जितने भी आप आसपास देख रहे हो सराउंडिंग के अंदर, ये सब क्या है, हमारे एक तरीके से इनफॉर्मल सेक्टर है, ठीक है। हाइलाइट्स क्या है, वर्कर हु वर्क इन सच एंटरप्राइजेस इज नोन एज अ इनफॉर्मल वर्कर। इन फॉर्मल सेक्टर मेल वर्कर्स अकाउंट फॉर 69% ऑफ द वर्कफोर्स। कितने हैं बेटा, वो 69% है, ठीक है। अब
देखो बेटा इसके फायदे क्या है कि वर्कर डू नॉट गेट रेगुलर इनकम। इनफॉर्मल के क्या, फॉर्मल इनफॉर्मल के नुकसान क्या है, इनको कोई भी रेगुलर इनकम नहीं मिलेगी। यूजेस द आउटडेटेड टेक्नोलॉजी एंड डू नॉट मेंटेन एनी अकाउंट। ये उनकी बात हो रही है जो छोटी मोटी दुकानें चला रहे हैं भाई, ना तो ये अपडेट होते हैं ना इनकी कोई टेक्नोलॉजी हाई एंड होनी है, जो जैसा चल रहा है वैसा चलता चला जाएगा। वर्कर्स डू नॉट हैव एनी प्रोटेक्शन और रेगुलेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एक्ट के अंदर भी ये नहीं आते। सच वर्कर्स हैव द रिस्क ऑफ बीइंग डिसमिस्ड विदाउट एनी कंपटीशन कंपनसेशन। यानी कि अगर मान लो कई बार गवर्नमेंट के रूल्स आते हैं कि हमें ये चेंज करना है, हमने ये दुकान बंद करनी है। जैसे क्या होता था आज से पहले इस टाइम पे सबसे ज्यादा जो सेल होती थी बेटा किसकी होती थी, फायर वर्कर्स की होती थी, क्रैकर्स वालों की। बंद कर दी गवर्नमेंट ने, क्या कर लोगे आप, नहीं कर सकते कुछ भी आप, ठीक है। गवर्नमेंट का कानून आया, उसके अंदर क्या हो गया, आपका काम बंद हो गया। तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां पर गवर्नमेंट बिना कंपनसेशन दिए आपको क्या कर सकती है, बंद। फिर आता है वर्कर्स लिव इन स्लम्स एंड आर अनलॉफुल रेजिडेंट। जितने भी वर्कर्स स्लम्स एरियाज में रहते हैं तो बेटा इनका ना कोई भी करता धरता नहीं है। अगर गवर्नमेंट हटाने पे आएगी, अगर आपने न्यूज सुनी हो रिसेंट के अंदर, दिल्ली के अंदर लगभग 5,000 मकानों को नोटिस जा चुका है खाली करने का, ठीक है। जो भी हमारे एनसीआर जोन कह लो या कह सकते हो कि दिल्ली के उधर वाला बॉर्डर है, जो एक तरीके से इलीगल तरीके से स्लम एरिया में लोग बना के रह रहे हैं, उनको 5,000 घरों को नोटिस ऑलरेडी जा चुका है और कई घर तोड़ भी दिए गए हैं उसके अंदर से, ठीक है। तो क्या है, जब आप इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर होते हो तो ये सब नुकसान आपको क्या करने पड़ेंगे, वहां पे झेलने पड़ेंगे। फिर आता है बेटा डिफरेंस बिटवीन अ फॉर्मल सेक्टर एंड इनफॉर्मल सेक्टर। तो देखो फॉर्मल सेक्टर क्या है, कहता है इंक्लूड्स ऑल द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। पब्लिक का मतलब क्या होता है बच्चे, गवर्नमेंट। एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस, चाहे वो पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, लेकिन जिसमें 10 या 10 से ज्यादा लोग हैं, वो सब किस में आएंगे, आपके फॉर्मल सेक्टर में आएंगे। इनफॉर्मल सेक्टर क्या है, वो सारे प्राइवेट एंटरप्राइजेस विच एम्प्लॉय लेस देन द 10 वर्कर्स, ठीक है। एम्प्लॉय आर नोन एज अ फॉर्मल वर्कर। फॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले को फॉर्मल वर्कर कहा जाएगा, इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले को इनफॉर्मल वर्कर कहा जाता है। उसके बाद वर्कर्स आर एंटाइटल्ड टू अ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, जैसे कि आपका पीएफ और ग्रेचुटी होती है, इनको ये बेनिफिट्स दिए जाते हैं। इसके अंदर कोई भी सोशल बेनिफिट इनको नहीं दिया जाता। वर्कर्स कैन फॉर्म अ ट्रेड यूनियन। फॉर्मल सेक्टर के अंदर वर्कर अपनी एक यूनियन संगठन भी बना सकते हैं, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में किसी भी तरीके की कोई ट्रेड यूनियन नहीं बनाई जा सकती, ठीक है। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स इन अ फॉर्मल सेक्टर एंड इन इनफॉर्मल सेक्टर। देखो बेटा अलग अलग सेक्टर्स में वर्कफोर्स किस तरीके से डिवाइड हुई हुई है। कहता है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस बाय जेंडर, फिर से वही आ जाएगा। कहता है 94% और 443 मिलियंस आर इन इनफॉर्मल सेक्टर। इतनी पॉपुलेशन किस में है, इनफॉर्मल सेक्टर में है। हमने पीछे पढ़ा अभी था कि लगभग 6-7% किसके अंदर है, फॉर्मल में, बाकी सारी किस में चली जाएगी, इनफॉर्मल में। 6% क्या है बेटा, सिर्फ फॉर्मल सेक्टर में काम करती है 2011 और 12 के अंदर के हिसाब से। ये एम्प्लॉयमेंट स्टेटस बाय जेंडर 94% आर इन द इनफॉर्मल सेक्टर। ये तो वही आ गया आपका। देखो 70% वर्कर्स आर मेन, किसके अंदर, वर्कफोर्स के अंदर। और 30% क्या है बच्चे हमारे यहाँ पे, वुमेन्स है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट पे आता है। एम्प्लॉयमेंट क्लियर हो गया होगा, अब आते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। क्या अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, बेरोजगारी बेसिकली। अब बेरोजगारी भी अलग अलग तरीके की हमने पढ़ी है। सबसे पहले हम समझते हैं बेटा कि अनएम्प्लॉयमेंट है क्या यहाँ पे। कहता है इकोनॉमिक्स डिफाइन अनएम्प्लॉयड पर्सन एज वन हु इज नॉट एबल टू गेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ इवन 1 आवर इन अ हाफ ऑफ अ डे। जो हमारी कमेटी है या जो रूल रेगुलेशन गाइडलाइंस बनाती है, उन्होंने अनएम्प्लॉयड किसको कहा है, जो एक दिन के अंदर एटलीस्ट 1 घंटे का काम भी उसको नहीं मिलता, तो वो किस कैटेगरी में चला जाता है, अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार है वो। और रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच पीपल आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट बट डू नॉट गेट अ वर्क। ऐसे बहुत सारे लोग हैं बेटा, देखो इसमें भी ना कैटेगरी बन जाती है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको काम मिलता है, लेकिन वो कहते हैं कि हमारी जो डिग्री है या हमारी जो नॉलेज है या स्किल है उसकी बेस पे हमें सैलरी नहीं मिल रही, तो हम काम नहीं करेंगे। तो वो कहलाते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड का मतलब वो अपनी इच्छा से बेरोजगार है, ये नहीं कह सकते कि हम उन्हें काम नहीं मिल रहा, काम मिल रहा है, लेकिन उसको उस रेट पे काम नहीं करना, या जो सैलरी मिल रही है उस पर काम नहीं करना। यहाँ पे आता है कि बेटा अनएम्प्लॉयड एक्चुअल में उस वर्कर को कहा जाता है जिसको जो रेट चल रहा है वो उस पर काम करने के लिए तैयार है, लेकिन उसको फिर भी काम नहीं मिलता, तो वो किस कैटेगरी में चला जाएगा, आपके जरिए अनएम्प्लॉयड में कहलाएगा, ठीक है। फिर sources of data on unemployment, reports of a census of India। कहता population census contact information of the economic activity of the people। Directorate General Employment Training collect data through a sample survey and gives the annual estimate of the employment। यानी ये अलग अलग बताए गए हैं जो कि क्या करते हैं, इसके ऊपर रिपोर्ट तैयार करते हैं बेसिकली, ठीक है। उसके बाद एनएसएसओ आता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करता है,
provide information about the structure of employment and the educational profile of the employment. तो बेसिकली सबका अपना अपना काम है. बेसिकली काम क्या है इनका, अलग अलग तरीके से ये देखना कि इकोनॉमी के अंदर कितनी अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है. ठीक है. अब टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे आते हैं. डिसगाइज्ड, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और ओपन अनएम्प्लॉयमेंट. एक एक करके समझते हैं बेटा. सबसे पहले डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हम कई बार पढ़ चुके हैं पिछले कुछ चैप्टर्स के अंदर भी बेटा. कहता है रेफर्स टू अ स्टेट इन विच मोर पीपल आर एंगेज्ड इन अ वर्क देन रियली नीडेड. कहता है जितने लोगों की आवश्यकता है, जब उससे ज्यादा लोग किसी चीज में काम करते हैं, या फिर हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जितने लोग किसी काम में काम कर रहे हैं, मान लो 10 लोग काम कर रहे हैं, अगर मैं उसमें से 5 को निकाल देता हूं तब भी मेरे प्रोडक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. तो वो जो 5 लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं बेटा, वो सारे के सारे क्या है, एक तरीके से डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड कहलाएंगे. प्रॉब्लम ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहां पे मिलती है. कहता है सीम्स दैट ऑल सीम टू बी एम्प्लॉयड. इसकी प्रॉब्लम क्या है, देखने में क्या लगेंगे, सारे के सारे काम कर रहे हैं, बट मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द सरप्लस लेबर इज जीरो. लेकिन अगर हम बात करें जो एक्स्ट्रा लोग वहां पे काम कर रहे हैं, क्या उनसे प्रोडक्शन के अंदर कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा. कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्स्ट्रा वर्कफोर्स इज जीरो. जो एक्स्ट्रा लोग लगे हुए हैं उनका प्रोडक्शन के अंदर कोई भी लेना देना. एग्जाम्पल, if 2 workers are needed on a piece of land and 5 workers are engaged on the same job, then 3 workers are a disguised unemployed. ठीक है. अब कहता है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, ये थोड़ा सा नया भी होगा, इसको समझ भी लेना चाहिए. कहता है रेफर्स टू दैट फैक्ट इन विच पर्सन आर एबल एंड विलिंग टू वर्क एट अ प्रिवेलिंग वेज रेट बट फेल टू गेट अ वर्क. ये वही चीज हो गई, काम करना चाहता है, जो रेट चल रहा है उस पर करना चाहता है, लेकिन काम मिल ही नहीं रहा, तो हम कहेंगे ये कौन सी बेरोजगारी है, ओपन एम्प्लॉयमेंट है. कॉल्ड ओपन अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज such unemployment can be seen and counted in terms of the number of unemployment people. इसको ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कहा क्यों जाता है बच्चे, क्योंकि ये उस तरीके की बेरोजगारी है जिसे मैं नंबर्स की फॉर्म में मेजर कर सकता हूं कि हाँ भाई इतने लोग हैं जिनको काम नहीं मिल रहा. ठीक है. लेकिन डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी है, जिसे हम मेजर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखने में क्या लगेंगे, सारे के सारे काम कर रहे हैं. ठीक है. फिर आता है इसके बाद सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. नाम से पता चल रहा है ऐसी तरीके की बेरोजगारी जो कि सीजन की बेस पे होती है, जैसे कि ज्यादातर किसमें पाई जाएगी, फार्मिंग में पाई जाती है. कहता है अनएम्प्लॉयमेंट दैट ऑक्योर्स एट द सर्टेन सीजन्स ऑफ द ईयर इज नोन एज अ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. प्रॉब्लम ऑफ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कब होती है. कहता है देयर इज नो वर्क टू डू फार्म पीपल गो टू अर्बन एरियाज एंड लुक फॉर द जॉब. जो किसान खेतों में काम करते हैं, उनके पास जब खेती बाड़ी होती है, जब वो गांव में रहते हैं, उसके बाद कहां पे शिफ्ट हो जाते हैं, वो सारे के सारे शहरों में, क्योंकि उनको वहां पे काम नहीं मिलता. व्हाट इज विल डू आफ्टर अ क्रिसमस डे. कहता है मान लो क्रिसमस डे खत्म हो गया, अब ये तो एक एग्जांपल क्रिसमस का दे दिया मान लो, उसके अलावा मेरे को कोई एग्जांपल देगा इस वाले टॉपिक का कि सीजनल एम्प्लॉयमेंट फार्मिंग के अलावा कहां कहां हो सकती है. बोलो बोलो. फेस्टिवल्स पे. जैसे हम बात करें, देखो हम बात करते हैं कुम्हार. कुम्हार कौन होता है बेटा, जो मिट्टी के बर्तन वगैरह, मिट्टी से चीजें बनाता है बेसिकली. अब दिवाली आई है, दिए का काम चलेगा, फिर पूरे साल खत्म. फिर गर्मी आएगी, मटके का काम चलेगा, फिर थोड़े टाइम काम करेगा, फिर खाली. सीजनल हो गया. उसके अलावा अगर बड़े लेवल पे काम की बात करी जाए, अब जितने भी आपके बैंकेट हॉल्स वगैरह होते हैं जो शादियों के लिए बुक होते हैं, सीजन के अंदर 2-4 महीने के साए हैं जब भी बुक होते हैं. उसके अलावा आप जीटी रोड पे निकल जाओ, सारे खाली वीरान ही पड़े होते हैं वो सारे के सारे, कोई यूज ही नहीं होता उनका पूरे साल. रीजन क्या है, वो सारे के सारे काम क्या है बेटा, एक तरीके से सीजनल काम कहलाते हैं. ठीक है. जब उनका सीजन आएगा तब होंगे, अदरवाइज क्या रहेंगे, वो खाली रहेंगे. अब आता है गवर्नमेंट रोल इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और इनडायरेक्ट. कहता है गवर्नमेंट किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट के अंदर अपना रोल प्ले कर सकती है. डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्या है, कहता है बाय एम्प्लॉइंग अ पीपल इन द वेरियस डिपार्टमेंट्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस. अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर डायरेक्टली जॉब देके. भाई जैसे यूपीएससी के एग्जाम है, अलग अलग कैटेगरीज बनाई हुई है गवर्नमेंट ने, आप जॉब के लिए जाओ, अप्लाई करो, एग्जाम क्लियर करो, आपको जॉब मिल जाएगी. तो वो सारी कौन सी हो गई, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हो गई. इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट by employing a people in the private sector which depends indirectly on the government growth of the public sector. अब इसको समझते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया ये कि भाई ऐसा प्राइवेट सेक्टर जो कि कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड करता है, गवर्नमेंट सेक्टर पे. एग्जांपल देता हूँ, मेट्रो बनती है, मेट्रो के अंदर लेबर लगती है. एक्चुअल में मेट्रो जो प्रोजेक्ट है वो है गवर्नमेंट का, लेकिन आगे किसको ठेके पे दिया जाता है, प्राइवेट को. प्राइवेट किसको हायर करता है, आगे लेबर को. तो इनडायरेक्टली कहाँ से लिंक्ड है ये सारी की सारी, गवर्नमेंट से. पैसा कहाँ से आएगा, सारा का सारा गवर्नमेंट से. तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं. जैसे अब मान लो हमारी लोकसभा विधानसभा, जो हमारा नया पार्लियामेंट हाउस बना, तो ये गवर्नमेंट ने नहीं बनाया ना, गवर्नमेंट का काम था
टाटा को दिया गया, टाटा ने आगे क्या किया होगा, किसी को दिया होगा, उसने आगे क्या ढूंढी होगी, लेबर ढूंढी होगी। भैया मोदी जी तो नहीं निकलेंगे लेबर ढूंढने, ऑब्वियसली बात है कि जी मेरा घर बन रहा है, लेबर ढूंढ के आता हूँ, कौन सा अच्छा मिस्त्री है या कोई है, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। आगे क्या दिए जाते हैं, काम ठेके पे दिए जाते हैं, वो आगे वो ट्रांसफर किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा पुअर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। पहले एलिवेशन को समझते हैं। एलिवेशन का मतलब होता है गरीबी को खत्म करने के लिए क्या क्या प्रोग्राम्स बनाए गए। कहता है मेन एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम और वेजेस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। एडवांटेज क्या थे, देखो दो प्रोग्राम गवर्नमेंट ने बनाए, एक में आप खुद से काम करो, एक में आप सैलरी बेस पे काम करो। अब दोनों के एडवांटेजेस क्या थे। पहला एडवांटेज कि भाई जब ये प्रोग्राम्स बनाए गए तो लोगों को क्या मिलेगा, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, पहला फायदा। दूसरा एलिवेटिंग अ पॉवर्टी, जब उनको बच्चे काम मिलेगा तो उनके पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो गरीबी क्या होगी, ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगी, ठीक है, डन।